The given bar graph presents the sale in 1000 kg of a particular brand of tea by 3 outlets A, B and C during the months January, February, March and April 2018. दिया गया दंड आरेख 3 विक्रय केंद्रों ए, बी और सी के द्वारा चाय के किसी खास ब्रांड की जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2018 के दौरान बिक्री को दर्शाता है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स फ्रॉम बी टू द रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स फ्रॉम सी इन मार्च 2018 विद रेफरेंस टू इट्स प्रीवियस मंथ. पिछले महीने की तुलना में मार्च 2018 में बिक्री की वृद्धि दर तथा सी की बिक्री वृद्धि दर का अनुपात क्या है. पिछले महीने की तुलना में मार्च 2018 में सी की बिक्री दर यहाँ पर सी होगा, सी की बिक्री दर ये वाला ए है, ये बी है और सबसे डार्क वाला है सी. तो मार्च 2018 की बात कर रहे हैं. मार्च 2018 में सी की बात अगर हम करें तो सी की वृद्धि दर कितनी आ रही है. सी की वृद्धि दर है यहाँ पर देखिए मार्च 2018 में 8 है ना. और पिछले महीने की तुलना में मार्च 2018 में सी की बिक्री दर तथा सी फ्रॉम बी टू द रेट ऑफ ग्रोथ, सॉरी यहाँ पे बी होगा और ये सी है. तो बी में कितना है, बी में देखो मार्च पिछले महीने मार्च का पिछला महीना क्या बनेगा, मार्च का पिछला महीना बनेगा आपका फरवरी में बी का देखना. फरवरी में बी का देखिए आप कितना है 7 और यहाँ पर मार्च में कितना है 8. 7:8 आना चाहिए. इसका आंसर क्या आना चाहिए 7:8. एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल फ्रॉम बी टू द रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स फ्रॉम सी इन मार्च 2018. तो फरवरी में आपका ये 7 दिया है, मार्च में ये 8 दिया, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 7:8. बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. इसका आंसर आपका 7:8 आएगा. नेक्स्ट देखते हैं. द सर्कमसेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ a triangle are one and the point. The triangle must be isosceles, right angled, isosceles and equilateral. किसी त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु है, ऐसा त्रिभुज होगा. मतलब क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ऐसा कौन सा त्रिभुज होगा, ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसका अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक एक ही पॉइंट होता है. ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है, ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसका लंब केंद्र भी वही पॉइंट हो, जिसका परिकेंद्र भी वही पॉइंट हो, जिसका अंतः केंद्र भी वही पॉइंट हो और केंद्रक भी वही हो. तो ऐसा केवल और केवल एक ट्रायंगल होता है और वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज. तो समबाहु त्रिभुज देखिए कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, समबाहु त्रिभुज. और 4 कहां पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में. तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज ही वो त्रिभुज होता है जिसका अंतः केंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र सभी एक ही पॉइंट होते हैं. वही पॉइंट केंद्रक कहलाता है, वही पॉइंट लंब केंद्र होता है, वही परिकेंद्र और वही अंतः केंद्र होता है. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत पॉइंट पर आधारित था क्वेश्चन. तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर. और सभी भुजाएं बराबर होने की वजह से ही जो इसका लंब केंद्र होता है वही क्या होता है, परिकेंद्र, वही इसका केंद्रक और वही इसका अंतः केंद्र होता है. क्लियर है. चलिए, which among the following increases continuously in the range theta is less than to 0 is less than to theta is less than to 90. मीन्स 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जो लगातार जिसकी वैल्यू बढ़ती है. देखिए साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक जाती है. 0 से 90 तक सबसे पहले 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0, फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है ना, फिर साइन 30, फिर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. कॉस में तो उल्टा चलता है, कॉस में तो घटता है.
फिर tan की अगर बात करें तो tan में ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है, tan में ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जो बढ़ता ही रहता है, कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते मतलब इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, tan थीटा। ठीक है ना, tan थीटा में भाई tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर tan 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√3, फिर √3, फिर tan 45 की वैल्यू 1, फिर tan 60 की वैल्यू √3 हो जाती है, फिर tan 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। तो लगातार जो बढ़ रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच में वो कौन है, tan थीटा है। तो इसका आंसर क्या होगा, tan थीटा। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिया है 1/4 मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 1 + 1/a का स्क्वायर माइनस 1/a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी। तो देखिए 1/4 तो ऐसे लिख दिया, 1/4 हो गया, फिर a + 1/a का स्क्वायर माइनस a - 1/a का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए 1/4 तो बच्चों एज इट इज लिखा रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा सॉल्व करो, इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो ये हो जाएगा a² + 1/a² + 2ab। तो a से 1/a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो आगे बस 2 बचेगा, माइनस a² + b² - 2ab। तो a², पहला वाला माइनस हो जाएगा, दूसरा वाला भी माइनस हो जाएगा, है ना, और तीसरा जो माइनस में आएगा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा तो +2 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आ गया। तो अब देखो बच्चों, इससे a² से a² ये कैंसिल हो गया, 1/a² से 1/a² ये कैंसिल हो गया, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये फाइनली ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 × 2 और 2 4। अब 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, 1। और फाइनल आंसर 1 मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बस केवल सॉल्व करना था और कहीं कुछ नहीं करना था। इसमें बस a + b का होल स्क्वायर लगा देना था। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab करोगे तो इससे a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 2 बचेगा। इसी तरीके से a - b का होल स्क्वायर जब करोगे तो a² + b² - 2ab होता है, तो जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आ जाएगा, फिर इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ प्लस का 2 बचेगा, यहाँ प्लस का 2 बचेगा, 4 1/4 × 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, A certain sum invested on compound interest grows to ₹8,000 and ₹27,000 in 3 and 6 years respectively. When the interest is compounded annually, what is percentage rate of interest? जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई निश्चित राशि 3 वर्षों और 6 वर्षों में क्रमशः 8,000 रुपये और 27,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या। देखिए बच्चों, फार्मूला होता है A = P 1 + R/100⁴ ये फार्मूला होता है ना। तो एक बार हम 3 साल के लिए लगा लेंगे, एक बार 6 साल के लिए लगा लेंगे। तो पहले क्या दिया है, अमाउंट दिया है 8,000 रुपये, प्रिंसिपल P है 1 + R/100, और ये कितने साल की बात है, 3 साल की बात। फिर दोबारा में दिया है 27,000 अमाउंट दिया है, बट प्रिंसिपल तो वही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, तो 1 + R/100⁴n मतलब ये 6 साल की बात कर रहा है, ये कर रहा है। अब एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करोगे तो ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करने बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक काम करते हो, इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 27,000 / 8,000 हो गया। डिवाइड करेंगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर है ये नीचे है, तो यहाँ 1 + R/100⁴ है, यहाँ 1 + R/100⁴ है, तो डिवाइड में पावर कम हो जाती, तो 6 - 3 3 बचेगा। मतलब फाइनली 1 +
r अपॉन 100 की पावर क्या बचेगा 3। बात समझ में आई भाई। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 3 है, तो 6 माइनस 3 पावर में केवल 3 बचेगा। अब 3 0 कैंसिल, तो ये बच जाएगा आपका 27 अपॉन 8 इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस r बाई 100 की पावर 3। क्लियर है। और 27 क्या होता है बच्चों 3 का क्यूब होता है, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो 3 बाई 2 का क्यूब हो गया ये पूरा इक्वल 1 प्लस r बाई 100 की पावर 3। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी पावर 3, यहाँ पर भी पावर 3 है। जब पावर सेम होती है तो बेस उनके सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेस है 3 बाई 2, यहाँ पर बेस है 1 प्लस r बाई 100। इट मीन्स 1 प्लस r बाई 100 इक्वल क्या हो जाएगा 3 बाई 2 हो गया। तो इससे r बाई 100 इक्वल क्या हो जाएगा 3 बाई 2 माइनस 1। 3 बाई 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2। मीन्स r अपॉन 100 इक्वल कितना हो गया 1 बाई 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 50 आ जाएगा। मीन्स r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 50%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 50%। और 50% देखो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 50%। समझ में आया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। देखिए फार्मूला हमको पता ही था, ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला होता है। इस फार्मूले को पहले हमने 3 साल के लिए लगाया। 3 साल में अमाउंट क्या बोल रहा था 8000, तो यहाँ पर 8000 लिख दिया। प्रिंसिपल वही था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही ले लिया। फिर 6 साल के लिए लगाया यही फार्मूला, तो 6 साल में अमाउंट कितना बन रहा है 27000, ये आ गया 6। फिर डिवाइड कर दिया, इसको हमने डिवाइड किया इससे, तो ये 27000 ऊपर आ जाएगा, 8000 नीचे। P से P कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पावर 6 यहाँ पावर 3 है, तो पावर डिवीजन में क्या होती है पावर घटती है। तो फाइनली क्या बचेगा 1 प्लस r बाई 100 की पावर 3 बचेगा। 3 0 कैंसिल कर दिया तो 27 अपॉन 8, और 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है, 8 क्या होता है 2 का क्यूब। तो फाइनली ये 3 बाई 2 का क्यूब हो गया। ये 1 प्लस r बाई 100 का क्यूब लिखा है। दोनों तरफ क्यूब है मतलब पावर सेम है, तो जाहिर सी बात है बेस सेम हो जाएंगे। तो 3 बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस r बाई 100। इसको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके r की वैल्यू निकाली जो कि कितने आ रही है 50%। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 50%। तो देख रहे हैं एक क्वेश्चन कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है और बहुत बिंदास तरीके से, बहुत आसान से तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग एक एक क्वेश्चन करके बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर थीटा बीइंग एन एक्यूट एंगल इट इज गिवन दैट 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 5 देन थीटा इज इक्वल टू। कह रहा है अगर थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी है, तो कह रहे हैं 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 5 दिया गया है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या गिवन है बच्चों, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 5, ये गिवन है ना। एक काम करते बच्चों, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया 5 हो गया ना। अब ये बच्चों देखो क्या हुआ, ये 3 तो ऐसे लिखा रहा, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो गया ना, 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल क्या हो गया 5। एक काम करते हैं, इस 3 को इसके अपॉन में ले आते हैं, तो यहाँ पर ये बचेगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल 5/3 हुआ। अब इस 1 को भी उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 5/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 मीन्स 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया 2/3। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1/3।
तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट थीटा इक्वल आ जाएगा 1/√3। और कॉट में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, देखिए कॉट थीटा इक्वल 1/√3, तो कॉट में 1/√3 जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है किसकी, कॉट 60 की। किसकी होती है, कॉट 60 की। सही है ना भाई। चाहे ऐसे भी कर सकते हो कि अगर कॉट थीटा इक्वल क्या है 1/√3, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी √3, और 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है 60 की। तो ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट ऐसे कर लो कि कॉट में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, कॉट 60 की। तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 60 डिग्री आएगा, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो समझ में किस तरीके से किया गया, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। बस हमने क्या किया 3, जहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा वहाँ पर हमने क्या लिख दिया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा पहले से लिखा था, तो ये बन जाएगा 3 ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा + 1 = 5। अब इस 3 को इधर ले आ गए, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 5/3, और ये 1 भी इधर आ जाएगा, तो 5/3 - 1 मीन्स 2/3। तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/3, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3, तो कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3, और कॉट में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, कॉट 60 की। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द 7 डिजिट नंबर 78x1y68 is divisible by 88, then the value of x plus y। 7 अंकों की एक संख्या है जो 88 से डिविजिबल है, तो x plus y का मान क्या होगा। देखिए नंबर हमारी क्या है 7 8 x 1 y 6 8, और ये नंबर बच्चों किससे डिविजिबल है, ये नंबर 88 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो ये श्योर है कि ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होगी और 8 से भी क्या होगी डिविजिबल होगी। अगर ये 7 डिजिट की जो नंबर गिवन है ये बच्चों 88 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली अवश्य ही ये नंबर 8 से और 11 से डिविजिबल होगी। क्यों, क्योंकि 88 8 से और 11 से डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है वो 11 से भी डिविजिबल होगी और 8 से भी डिविजिबल होगी। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, किसी भी नंबर को 11 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करते हैं तो क्या करते हैं, ऑड प्लेस पर जो डिजिट आते हैं उनका सम, इवन प्लेस पर जो डिजिट आते हैं उनका सम बराबर होना चाहिए या 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो देखो ऑड प्लेस का मतलब जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऑड प्लेस वाले ये हो गए। ठीक है, तो ऑड प्लेस पर 7 + x + y + 8। ऑड प्लेस पर जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम ये है। इवन प्लेस पर जो डिजिट आ रहे हैं वो क्या आएंगे 8 + 1 + 6, 8 + 1 + 6, है ना, ये होना चाहिए। ये 11 से डिविजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना 11 से विभाजित होने के लिए, विभाजित होने के लिए, होने के लिए सही है। 11 से डिविजिबल होने के लिए ये जरूरी कि ऑड प्लेस पर जो ये ऑड प्लेस वाले डिजिट हैं यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऑड प्लेस वाले डिजिट, ऑड प्लेस वाले डिजिट, है ना। और ये क्या है इवन प्लेस वाले डिजिट, इवन प्लेस वाले डिजिट, इवन प्लेस वाले डिजिट, प्लेस वाले डिजिट, है ना। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इनका सम इक्वल होना चाहिए। तो देख लो ये क्या हो गया 7 8 15, 15 + x + y = 8 1 9 6 15, ये तो हुआ। तो इससे x + y इक्वल क्या हो जाएगा, x + y इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका, इससे देखिए 11 से 7 हो गया, फिर x हो गया, फिर y हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर इधर क्या बचा 8 1 और ये 6 हो गया। ठीक है, चलिए
तो x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल, देखिए 15 में से 15 माइनस किया, क्या आ गया 0। अब x प्लस वाई की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई कि इसका जो रूल होता है या तो डिजिट सेम होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो 11 का मल्टीपल होने के लिए यहाँ पर आप देखें 11 का मल्टीपल केवल 11 दिया है, कोई दूसरा नंबर नहीं दिया। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 11 हो सकती है। भाई रूल के अकॉर्डिंग या तो जो डिजिट्स का सम है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो डिजिट के सम से अगर हम देख रहे हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0, 0 यहाँ पर दिया नहीं और हो भी नहीं सकती, x प्लस वाई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, x प्लस वाई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग 0 नहीं होगी। तो इसके अलावा फिर ऑप्शन क्या बचा, 11 का मल्टीपल, और 11 का मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए क्या दिया है, केवल C। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 11, ठीक है ना। 2 items are sold for rupees 18,602 each. On one item there has been a gain of 31% and on the second item a loss of 29%. What was the overall loss or gain in the transaction? दो वस्तुएं प्रत्येक 18,602 रुपए में बेची गई। एक वस्तु पर 31% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 29% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि। देखो बच्चों, एक चीज को भी 18,602 रुपए में बेचा है और दूसरी चीज को भी 18,602 रुपए में बेचा है, तो कुल कितना होगा, 18 18 36,000 और 6 दूनी 12, 36 37,204 37,204 रुपए। कुल मिलाकर टोटल सेलिंग प्राइस इतनी बनी, सेलिंग प्राइस है ना, मतलब बेचने पर कुल इतना पैसा मिला होगा 37,204। अब कह रहा है जब पहली चीज को बेचा था तो 31% का प्रॉफिट हुआ था, मतलब ये 18,602 रुपए जो हैं वो 131% के बराबर होंगे। तो 100% की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये चीज़, है ना। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो 29% का क्या हो रहा है, लॉस, मतलब ये जो 18,602 रुपये मिल रहे हैं 29% का लॉस, तो 100% में 29% कम हो गए, तो कितना बचेगा 71%। तो ये 71 की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी ये चीज़। इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दो, 18,602 रुपये जब बेचने पर मिल रहे हैं तो 31% का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए इसको 18,602 को 131 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 29% का लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस 29 मतलब 71% के इक्वल होगा, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो ये क्या हो जाएगा, जरा 131 से डिवाइड करो 18,602 को, है ना, तो कितना हो जाएगा 131, एक बार जाएगा 131 हो गया, कितना हो गया 6 में से 1 5, 8 में से 3 5, 1 0 आ गया, 4 बार जाएगा, 4 कम 4, 13 चौको 52, है ना। कितना आ गया 10 में से 4 6, और इधर 4 में से 2 2 और इधर 2, 131 दूना 262, है ना, ये आ गया। तो 142 यहाँ पर आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इस पूरी को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी 142 यहाँ पर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,200 आ गया। इसी तरीके से इसको ज़रा सॉल्व करें। यहाँ पर 71 से डिवाइड करना है 18,602 को, तो 2 बार जाएगा, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 6 में से 2 4, 8 में से 4 4, 1 0, 7 15 5 35, 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, है ना। कितना बचेगा, ये हो जाएगा 10 में से 5 5, ये 13 में से 5 88, ये 2 ले लिया 852, 6 बार जाएगा, सॉरी 6 बार, यहाँ 5 नहीं 6 बार जाएगा, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 426, 440 में 426 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 14 आ जाएगा और ये 2,
71 इंटू 2 142 हो गया, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक डिवाइड करने पे 262 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 26,200। मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 14,200, इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 26,200। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, टोटल सीपी हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे 26,200 प्लस 14,200 कितना आ गया 26 14 40 40,400 कितना आ गया बच्चों 40,400। 40,400 सीपी है, बेचने पर मिल रहा है 37,204 रुपये, तो लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हुआ 40,400 में बच्चों माइनस कर देंगे कितना 37,204, 37,204 कितने का लॉस हो रहा है 10 में 4 6, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पर 3 2 1, यहाँ पे बचेगा 10 में से 7 3, 3,196 का लॉस हो रहा है। 3,196 का लॉस हो रहा है कितने पर 40,400 पे, 40,400 पर। इस इंटू परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 करेंगे, कैंसिल, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 भाई, यहाँ 4 है, यहाँ 31 32 के आसपास से भाई 3196 है ना, तो 4 अट्ठे 32, 8% से थोड़ा सा कम आएगा। तो 8% से थोड़ा सा कम, 8% से थोड़ा सा कम क्या है 7.91, और लॉस आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.91% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बच्चों क्या होगा 7.91% का लॉस होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, है ना। समझ में भी आ गया होगा क्या, दोनों चीज़ों को बेचने पर हमको कितना मिल रहा है 37,204 रुपये। जब हमने दोनों को कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस निकालने की बात करी, तो एक की कॉस्ट प्राइस निकल के आई 14,200, एक की कॉस्ट प्राइस निकल के आई 26,200। मतलब एक चीज़ को 14,200 में ख़रीदा गया था, दूसरे को 26,200, मतलब ख़रीदने में कुल पैसा खर्च किया था 40,400, बेचने पर मिला 37,204, मतलब लॉस हुआ। लॉस कितने का हो रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दिया 3,196 का, इसको परसेंटेज में बदल लिया तो आ गया 7.91% का लॉस। ये था क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। In a stadium, an athlete is running on a circular path with uniform speed during a practice session. The angle covered by him during 1 second found to be 10% by a coach observing him from the center of circular track. What would be the measurement of angle described by the athlete by an observer standing on circular? अभ्यास सत्र के दौरान किसी स्टेडियम में एक एथलीट किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से दौड़ रहा है। वृत्ताकार पथ के केंद्र से अवलोकन कर रहे कोच ने 1 सेकंड के दौरान उनके द्वारा तय किए गए कोण को 10 डिग्री पाया, 10 डिग्री, है ना। एथलीट द्वारा तय किए गए कोण की वृत्त पर खड़े किसी पर्यवेक्षक द्वारा माप डिग्री में क्या होगी। देखिए इस तरीके से सिचुएशन है, ये वृत्ताकार पाथ है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और यहाँ पर कोई ऐसे दौड़ रहा है, इस तरीके से दौड़ रहा है। ये दौड़ के इस तरीके से इसने 10 डिग्री का ये एंगल बनाया, कितना बनाया 10 डिग्री का ये एंगल बनाया। तो एथलीट द्वारा तय किए गए कोण की वृत्त पर खड़े किसी पर्यवेक्षक द्वारा माप डिग्री में क्या होगी, है ना। जरा इस सिचुएशन को देखो, ऐसे इसको अगर देखें तो एक थ्योरम होती है बच्चों, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है। तो अगर ये 10 डिग्री तो डेफिनेटली ये क्या होगा 5 डिग्री होगा। या इसको सीधे सीधे कर सकते हैं कि परिधि पर जो कोण बनता है वो केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है, तो 10 डिग्री का आधा कर देंगे 10 × 1/2, तो कितना आ जाएगा 5 डिग्री, है ना। मतलब पर्यवेक्षक को जो ये कोण दिखाई पड़ेगा वो कितना दिखाई पड़ेगा 5 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 डिग्री। बात समझ में आई। इस तरीके से यहाँ पर ये दौड़कर यहाँ पर आया तो एंगल कितना बना 10 डिग्री। अब अगर वो पर्यवेक्षक यहाँ पर खड़ा होकर देखता है तो ये जो 10 डिग्री का एंगल है, 10 डिग्री का एंगल यहाँ पर से तो जब नापा जा रहा है 10 डिग्री, लेकिन जब परिधि से देखा जाएगा तो यही एंगल कितना बन जाएगा इसका हाफ,
क्यों? क्योंकि वृत्त की परिधि पर बनने वाला जो कोण होता है उसके केंद्र पर बनने वाले कोण का जस्ट आधा होता है, जबकि पॉइंट वही होने चाहिए। पॉइंट अगर वही है तो ये थ्योरम होती है कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है, या परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। तो 10 डिग्री अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5 डिग्री।